बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरुआत। बुक है हमारी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक दो पार्ट्स में टूटी हुई है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग। कॉर्पोरेट में केवल कंपनी की बातें होंगी, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन अप्लाई होते होंगे उनकी बात करी जाती है। प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मल बिजनेस में जितनी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनकी बात करी जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। जो बिजनेस तीन प्रकार के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है ना, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मेनली तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें ओनर कितने होते हैं, एक कैपिटल लगाएगा, एक डिसीजन लेगा, वही एक प्रॉफिट होगा उसी को, और चूना लगेगा उसी को, सब कुछ उसी का है ना। डिसीजन मेकिंग भी इसी अकेले की होगी। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके ऊपर अप्लाई होगा, सिलेबस में है हमारे बिजनेस लॉ में, है ना, ठीक है। यहां पर दोनों की डिसीजन मेकिंग चलेगी, पैसा दोनों लगाएंगे, प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पढ़ा है आपने 12th में, है ना, और पैसा बांट के लिए चले जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। कंपनी, कंपनी में शेयर कैपिटल होती है, कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। शेयर्स कैपिटल लगाने के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग कोई भी पैसा लगा सकता है शेयर मार्केट के थ्रू। जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसके ज्यादा बड़ी डिसीजन मेकिंग आएगी, जितना ज्यादा पैसा उतनी बड़े ओनरशिप, है ना। और प्रॉफिट का हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं सब में बांट दिया जाता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। आगे कंपनी की जो अकाउंट्स हैं, देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स थे ये आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे टॉपिक थे। पार्टनरशिप 12th में पूरी हुई। फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, याद है क्या। कंपनी थोड़ी सी 12th में आई और बाकी की बच्ची कुछ ही कंपनी फर्स्ट ईयर में आ रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आपने 12th में पढ़ी है, और जिसने 12th नहीं पढ़ी घबराना मत, मैं जीरो से पढ़ाऊंगा। मुझे मतलब नहीं आपने 12th पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि आप कोविड वाले बच्चे, है ना। तो अपन पूरा फर्स्ट ईयर में डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में केवल कंपनी अकाउंट्स नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। जनरल बिजनेस में आने वाले कई छोटी छोटी अकाउंटिंग्स की बुक्स भी आ रही है। तो वो उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सेगमेंट का एक टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम। बुक की आवश्यकता नहीं है, बुक बंद रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स की। मेरा नाम अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। मेरा फोन नंबर जरूर रखिए अपने पास प्लीज, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों के पास तो ऑलरेडी है, 9983912345। एक नंबर और 9983712345। ये नंबर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है ना। जब भी कभी अटक जाओगे, स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में आए, इस पे व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो शाम को 6 से रात के 2, 3, 4 कभी भी करें, कोई टाइम लिमिट नहीं है। उससे पहले दिन में बात करेंगे तो रिसेप्शन में बात होगी, डिपेंड करता है आपका मूड किससे बात करने का है ना, ठीक है। रिसेप्शन में बात करनी है, दिन में बात करो, मेरे से बात करनी है इवनिंग आवर से बात करें। सभी प्रकार की समस्याएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और अदर करियर से रिगार्डिंग सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान मैं देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो, एक बार मुझे कॉल या मैसेज जरूर कर लो, मेरी ओपिनियन ले लो, क्या पता काम की हो, ठीक है। बाकी वो आपको समय के साथ इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगी। स्कोर करना है सब्जेक्ट्स में, सभी टॉपिक्स में, सभी के लिए हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी। सारी गाइडलाइंस हम व्हाट्सएप पर आपको शेयर करते रहेंगे, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे और हमारे कॉलिंग नंबर पे। सबसे जरूरी है मेरा जो ऊपर वाला फोन नंबर था अभी आ गया, ये वाला
इस पर आप अपना नेम और फर्स्ट ईयर लिख के व्हाट्सएप कर दो। राज नाम है तो राज फर्स्ट ईयर, बस इतना सा कर दीजिए, बाकी हमारा काम है आपको संभालना, है ना। बस एक व्हाट्सएप करना है, ठीक है। नंबर सेव करना है, जरूरी है ना, ठीक है। बस आइए टॉपिक शुरू करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक पढ़ने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूंगा, व्हाट इज इंश्योरेंस। टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले डिस्कशन करते हैं इंश्योरेंस है क्या। नाम मतलब नुकसान, ओहो रेड अक्षरों में लिख रहे हैं सर। अब इंश्योरेंस मतलब नुकसान नहीं होता। इंश्योरेंस क्या सर बच्चों, इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। दोनों में सबसे पहले डिफरेंस समझो, बहुत काम का है ये, आज नहीं समझा तो फिर कब समझोगे, और आप नहीं समझोगे तो क्या साइंस वाला बच्चा पढ़ेगा इसको, पढ़ना तो कॉमर्स वाले को ही है, और आर्ट्स वाले को कोई मतलब नहीं होता इतना ज्यादा। तो इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस, बस दो ही होते हैं सर। वो फायर, वो थेफ्ट, वो एक्सीडेंट, वो मेडिकल, अभी बताएंगे सबको। बस वैसे दो ही कैटेगरी होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की गवर्नमेंट की एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो गवर्नमेंट की कंपनी है। प्राइवेट मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी से भी आप इंश्योरेंस करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फायदा क्या है, नुकसान क्या है, देना क्या पड़ता, पूरा समझाओ। आइए बात करते हैं सबसे बेसिक्स लाइफ इंश्योरेंस की। क्या है ये लाइफ इंश्योरेंस? वेरी सिंपल, मैं एक महीने का फिक्स सम, मंथली भी दे सकता हूं, वीकली भी दे सकता हूं, ईयरली भी दे सकता हूं, इवन डेली भी होता है कई कंसेप्ट। तो आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का एक अमाउंट कंपनी को जमा कराओगे, से मैंने फिक्स कर दिया मैं हर साल का 5,000 रुपए, साल का बोला है तो पर एनम इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले मेरे को लाइफ इंश्योरेंस देगी। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब, अगर मेरी लाइफ को कुछ हो जाता है, डेथ, ओनली डेथ, नॉट मेडिकल, ध्यान रखना, केवल एक ही है डेथ, टूटना नहीं है, मरना है डायरेक्ट, है ना। लाइफ को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लीगल हेयर्स को, यानी मेरे रिप्रेजेंटेटिव को या फैमिली मेंबर को या गार्जियन को, जिसको भी मैंने ऑथेंटिकेट कर रखा है, उस पर्सन को 1 करोड़ रुपए देगी। सर इस अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इस अमाउंट को बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। क्या बोलते हैं? पॉलिसी अमाउंट। ये 5,000 रुपए सर कब तक देने हैं? मान लेते हैं आपको अगले 20 ईयर तक देने हैं, 20 साल तक देने हैं। सर कल 5,000 रुपए दिए, इंश्योरेंस कराया और आज डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपए फैमिली को पक्का पक्का मिलेंगे। ओहो सर, तो सुसाइड करने के पहले, एक दिन पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं, सुसाइड इसमें कवर नहीं होता है, कर मत लेना। जीवन भी गया और पैसा भी गया, और वैसा भी पैसा कौन सा आपको मिलने वाला है, पैसा हमें मिले तो हम सुसाइड करके देख लें एक बार, है ना। पैसा हमें तो मिल नहीं रहा तो फिर सुसाइड करके काहे देखना। वापस आ जाओ प्लीज, डोंट गो, उधर नहीं जाना, इधर आओ। सर 5,000 रुपए 20 साल तक दिए, 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, 20 साल में कभी भी हमारी डेथ होती है, फैमिली मेंबर को 1 करोड़ मिलेंगे। सर 20 साल में डेथ नहीं हुई तो 20 साल बाद आपके 5,000 इंटू 20 1 लाख रुपए बन गए। ये 1 लाख रुपए विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ आपको 1,24,000 रुपए मान लो हो गए, ये आपको रिटर्न मिलेंगे। आपको बताइए फायदे का सौदा है नुकसान का? फायदे का सौदा है। मर गए तो 1 करोड़, नहीं मरे तो 1,24, ब्याज तो फिर भी मिल ही रहा है। साथ में इनकम टैक्स में भी बेनिफिट होता है इसका, वो इनकम टैक्स का बेनिफिट सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, है ना। ये समझ में आ रही है कहानी? तो लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है या बुरा? अच्छा, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। जो आपने 5,000 रुपए दिए वो खर्चा नहीं था, गया नहीं, वो लौट के वापस आएगा और विद इंटरेस्ट वापस आएगा, पक्का पक्का आएगा। अगर ये चाहिए तो मर के दिखाना पड़ेगा, और ये चाहिए तो जीते रहो।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट, इसमें दिया हुआ प्रीमियम खर्चा होता है या लौट के वापस आएगा? लौट के वापस आएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए, बहुत जरूरी है, पक्का पक्का कराना चाहिए। बात नंबर 1। तो आप अपनी लाइफ में, आप सभी का वैसे मैं मानता हूँ लाइफ इंश्योरेंस हो रहा होगा, 100% हो रहा है आपका, मेरे को पता है ऐसा। किसने कराया? आपके पापा जी करवा के रखते हैं, सबका लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है जनरली, सबके पापा जी करवा के रखते हैं, होता है। अगर बिजनेसमैन है तो भी करवा रखा है, गवर्नमेंट जॉब में तो भी करवा रखा है, और प्राइवेट जॉब में तो भी करवा रखा होता है आपके सबके पापा जी ने आपका लाइफ इंश्योरेंस। पूछना कभी एक बार, आपको थोड़ा सा पता पड़ जाएगा। चाहे किसी प्राइवेट कंपनी से, चाहे किसी गवर्नमेंट कंपनी, तो LIC है उससे करवा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आजकल एक माइनस पॉइंट है, ये जो ब्याज है ना, ये 1,24,000 की जगह मान लगभग 1,06,000 ही मिलता है, मान लो। तो आपको 5,000 रुपए के 20 साल बाद कितने मिलेंगे? 6,000 का ही ब्याज मिला, बाकी तो ब्याज ही नहीं मिला। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत कम है। फिर हाँ, लाइफ सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा प्री पॉलिसी अमाउंट मिल रहा है। तो अच्छा, तो क्या करना चाहिए, जरा मैं गाइडलाइन दे रहा हूं। हर पर्सन को एक LIC पॉलिसी जरूर रखनी चाहिए अपनी, लेकिन एक से ज्यादा LIC पॉलिसी रखोगे तो फिर आपके पैसे तो जा रहे हैं और रिटर्न मिल रहा है इतना कम, रिटर्न बहुत कम मिल रहा है। तो ये जो रिटर्न अमाउंट है ये आपको बहुत कम मिलने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मरने की कौन सोच के बैठा, हम तो जीने के लिए बैठे हैं ना। तो जीते वक्त आपको क्या मिलेगा उसकी बात करो। बोले 6,000 रुपए का ब्याज, बहुत कम इंटरेस्ट होता है, इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना, ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक LIC करवा लो लाइफ की सेविंग के लिए, और बाकी पैसा LIC में इन्वेस्ट करने की जगह कहीं और करो। शेयर मार्केट में करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, बहुत सारे लैंड एंड बिल्डिंग में, यानी रियल एस्टेट, गोल्ड एंड ज्वेलरी में कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, वो देखेंगे हम बाद। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मैं एक जनरल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों, आपका दिमाग बनाने के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कंसेप्ट किस किस को आज पहली बार अच्छे से पता पड़ा है? सच बताओ ना, फिर क्या दिक्कत है, बात करने ना मन। आज से पहले बाकियों को पता था कि ऐसे ही होता है लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है ना? गुड। मेरा एक फ्रेंड बड़ा चिल्ला रहा था कल से, मेरे को नहीं पता था ये। मैं क्लास में गया अपनी, मैं स्कूल स्टूडेंट, मैं क्लास में गया, मेरा फ्रेंड बोला मेरे पापा ने मेरी 1 करोड़ की LIC कराई है, 1 करोड़ की LIC कराई है, 1 करोड़ की। यार इसका बाप इतना अमीर, 1 करोड़ रुपए खर्च करे इसके लिए? मालूम पड़ा 1 करोड़ की LIC ऐसे होती है, मालूम पड़ा 1 करोड़ की LIC ऐसे होती है। यानी पिताजी ने वैसे 1 करोड़ खर्च किया 5,000, और बोलते क्या है 1 करोड़ की LIC कराई है, यानी पॉलिसी अमाउंट उसका 1 करोड़ था। यानी सच्चाई समझ में आ रही है अपने को? आइए आपको दिखाते हैं जनरल इंश्योरेंस, उनका सीन थोड़ा अलग है। जनरल इंश्योरेंस में आप जो भी पैसा खर्च करते हो बच्चों, वो आपके लिए एक एक्सपेंस होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यानी पैसा लगेगा आज, मिलेगा कभी नहीं, मिलेगा केवल नुकसान होने की कंडीशन में, और नुकसान होने में जितना नुकसान हुआ उतना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट, थेफ्ट, चोरी वाला है ना, फायर, ठीक है, मेडिकल, सारे इंश्योरेंस यहीं पर कवर होते हैं। सबको जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी जनरल में सारे आ गए। सर अगर कल को मैं बीमार हो जाता हूं तो उसका लिए कौन सा इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस तो मरने के लिए है, बीमार होने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि आज की डेट में कंपलसरी हो गया है, सबको करवाना अब चाहिए। सर कितने रुपए लगते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में और क्या फायदा होता है, मैं बताना चाहूंगा। एक पर्सन के 1 साल के लगभग 6 से 7,000 रुपए लगते हैं। एक पर्सन के 1 साल के 6-7 हजार रुपए, उसमें 7,000 रुपए आपने खर्च किए, उसके बाद आप उस विद इन ईयर, 1 साल की वैलिडिटी होती है। कभी भी जनरल इंश्योरेंस 1 साल के ज्यादा के नहीं होते, जनरली 1 साल से ज्यादा के नहीं होते। आपने 1 साल का इंश्योरेंस कराया, 1 साल में आप कभी भी कैसे भी कितना भी कुछ भी बीमार पड़ते हो, आपको जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है और अपना एक कार्ड दिखा देना है। हॉस्पिटल में एक डेस्क होगी, आपका 1 सिंगल रुपया खर्च नहीं होगा। शुरू से लेकर एंड तक सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, चाहे 1 करोड़ लगे, चाहे 1 लाख लगे, चाहे 2 करोड़ लगे, चाहे 5 करोड़ लगे, सारा पैसा कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर खर्च करने वाली है। मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर के, एक मेंबर के 6-7 हजार रुपए, 7,000 रुपए मान ले, तो 7 4 जा 28,000 रुपए दिखता है, लेकिन चारों का एक साथ करते हैं तो 20,000 ही लगते हैं बल्कि। 20,000 रुपए में हम सेफ हो गए 1 साल के लिए। अब 1 साल में किसी के ऊपर कोई भी कैजुअलिटी आती है, इंश्योरेंस कंपनी की टेंशन है, अपनी टेंशन नहीं है। सर अगर कुछ नहीं हुआ तो 20,000 गए, इस कम को भूल जाओ।
ये पैसा कोई इंटरेस्ट सहित या प्रिंसिपल वापस आने वाला नहीं है। यानी एक्सपेंस है, जो प्रीमियम आप खर्च करोगे वो प्रीमियम गया गया गया। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, कंपनी आपका लॉस जितना भी होगी उस लॉस की रिकवरी कर देगी, क्षतिपूर्ति कर देगी, कंपनसेशन कर देगी। आप लॉस की रिकवरी कर सकते हो, बस कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जो प्रीमियम गया, वो प्रीमियम वापस आने वाला नहीं है। प्रीमियम 5000 रुपीज आपने पे किया, गया वो एक्सपेंस है, कभी वापस नहीं आएगा। तो सर जनरल इंश्योरेंस कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? कुछ चीजों का कराना चाहिए। टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स मस्ट है करवाना, कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर रखा है, कंपलसरी है आपका टू व्हीलर इंश्योरेंस होना चाहिए। टू व्हीलर फोर व्हीलर के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस आजकल सब लोग करवाने लग गए हैं, क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं और एक बीमारी मतलब 5-7 लाख के नीचे आ जाना है ना। तो लोग आजकल जनरल इंश्योरेंस करवाने लग गए, मेडिकल वाला भी और इंश्योरेंस अपना टू व्हीलर फोर व्हीलर वाला इंश्योरेंस भी। कार का और बाइक का इंश्योरेंस होता है, बाकी इंश्योरेंस आपकी मर्जी हो तो करवाओ वरना मत करवाओ। बट ये पैसा खर्चा है, ये पैसा कभी वापस नहीं आने वाला। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो हल्का सा पहले ये नोट कर लो, पता होना चाहिए। आप फोटो खींच के घर पे भी नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो क्लास में बैठ करके रिकॉर्ड कर सकते, नोट कर सकते हैं। फटाफट नोट करें। डन। इंश्योरेंस कंपनी से क्या फायदा है? वाई इंश्योरेंस, क्यों करें? नंबर 1, लॉस की रिकवरी होती है, पहला फायदा। एक फायदा लॉस की रिकवरी होती है। दूसरा, हमें एक गारंटी मिलती है। कैसी गारंटी बताओ ना? वही लॉस रिकवरी की। हम रिस्क ले लेते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेंशन के रिस्क लेंगे, और रिस्क लेंगे तभी तो बेनिफिट होगा। तो मुझे अगर डर लगता रहा यार गाड़ी भिड़ जाएगी, गाड़ी भिड़ जाएगी, गाड़ी भिड़ जाएगी, बोले भिड़ने दे, अपने को कौन सा खर्चा होना है, गाड़ी कम से कम रोड पे चलाएंगे तो सही। मैं अपनी फैक्ट्री में फायर मशीनें नहीं चला रहा बहुत सारी, मतलब यार मशीन है, हीट होगी, आग लग जाएगी, लगने देना। अपना कौन सा नुकसान होता है? इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान होगा। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस होता है तो हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें गारंटी मिली होती है। और साथ में आती है हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी के साथ काम कर पाते हैं। कल को अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, नुकसान हो गया, तो क्या हम बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे? हमारा काय का नुकसान, हम स्टेबल है, नुकसान हुआ है होने दो, अपने को कौन सा नुकसान, इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे क्लेम पास हो जाएगा। तो क्या आपका कोई नुकसान होता है क्या? भाई साहब ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है कि आपने कार खरीदी और पहले दिन गणेश जी के जाके, रात को बड़ा शौक होता है कार को घर के अंदर पार्क करेंगे। अब वो ड्राइवर होता है नया, ड्राइवर होता है नया, गाड़ी भी होती है नई, और उसका गाड़ी का एक्सीलेटर होता है बड़ा सॉफ्ट, और वहां पे गाड़ी जब अंदर पार्क करते हैं तो आगे पीछे लेके थोड़ा सा पार्क करना होता है, वहीं पे इधर अड़ी या उधर अड़ी, पक्का पक्का गाड़ी का 5 दिन में मुहूर्त हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियों का लगभग 80% गाड़ियों का 5 दिन में मुहूर्त हो जाता है, चाहे हल्का सा ही हो, और कईयों का तो बड़ा भी हो जाता है, जोश में होता है ना, नया क्रेज होता है। हाँ, लेकिन टेंशन नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस है। तो स्टेबिलिटी है, अगर आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो गया है तो आपको अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। चलिए, लॉस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं अगर कोई बिजनेस में इंश्योरेंस होता है तो? ये हल्का
लाइफ इंश्योरेंस के आगे कहीं लिख लेना इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट। हमारे चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। सर चैप्टर चाहता क्या है? चैप्टर चाहता है कि अगर हमारे यहां आग लग जाए तो कितने रुपए का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी को करोगे, कि कितने रुपए दो, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। आग लगती है, नुकसान होते हैं। मैं नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, मार्केट में आपने फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, गोडाउन्स में, कैफेज में बहुत आग लगती हुई देखी होगी। जितनी भी आग लगती है उसकी 80% आग खुद मालिक अपने फैक्ट्री में लगाता है। 80% और 90% बल्कि बोलूंगा। क्यों लगाता भाई? खुद ही अपनी फैक्ट्री में आग, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठाने के लिए। सर कैसा क्लेम? बहुत सिंपल है। और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है क्या? देती है, क्योंकि वो उसको ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ नहीं किया, और पकड़ में भी नहीं आता जनरली। मैंने क्या किया जरा समझना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास, है ना। जब तक चीज को इंटरेस्टिंग नहीं बनाऊंगा आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो आइए चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरा एक कैफे है, रूफ टॉप, समझते हैं आपने, सबने देखे हैं, सब लोग जाते भी हो, और उसके नीचे वाली फ्लोर भी अपनी है, वहां पे एक बैंक्वेट है अपना, हो सकता है ना, इंडोर। मुझे कैफे चलाते हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल उस जगह पे। शुरू के 6 महीने जब कैफे चलाया तो कस्टमर नहीं आता, पब्लिसिटी होने में टाइम लगता है। 6 महीने बाद कस्टमर का पांव पड़ा। 6 महीने बाद से लेकर के 18 महीने तक, 6 महीने से 18 महीने तक अपना बिजनेस शानदार बूम पे चला। 18 महीने बाद लोग बोर हो गए, क्योंकि जेंट्री वही है, रेस्टोरेंट वही है, तो लोगों ने आना बंद कर दिया। तो 18 से 24वें महीने तक, 2 साल की कहानी है ना, 18 से 24वें महीने तक अपना बिजनेस डाउन पे चला। क्या करें? आपने अब अपने को करना है अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज, और लुक्स चेंज, और कहानी चेंज। यानी इंटीरियर पूरा बदल, जगह वही रहेगी, इंटीरियर पूरा बदल जाएगा, लुक्स पूरे बदल जाएंगे, और नाम पूरे बदल जाएंगे। देखा होगा आपने ऐसा कैफे के साथ होता हुआ, वही जगह वहीं पे कैफे खुले जा रहे हैं, 5वां कैफे नाम बदल जाता है। सच्चाई में ज्यादातर केसेस में मालिक एक ही होता है, ओनर नहीं बदलता। ओनर नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदल जाता है। वहां जितने भी वेटर्स काम कर रहे हैं उनकी ड्रेस बदल जाएगी, मेन्यू कार्ड बदल जाएगा, है ना, चीजों की प्राइसेस बदल जाएंगी। समझ में आ रही बात है? क्या करता है वो? 18 महीने से 24 महीने तक अपने बिजनेस को कैसे तरह से चलाता है। 24 महीने के बाद इसी दिन अपने बिजनेस में कुछ चीजें खरीदता है, और वो खरीदता रियल में नहीं है, फेक खरीदता है। फेक फेक कैसे खरीदेगा? बिल दिखाएगा, कैश का ट्रांजेक्शन दिखाएगा, वाकई में कैश कहीं जाता नहीं है। वेरी सिंपल, मैं बात करता हूं, मैंने अपने कैफे के अंदर जंबो कूलर लगवाए। जंबो कूलर समझते, बड़ी वाला कूलर था ना, वो बड़ा वाला कूलर 50,000 रुपए का एक आता है। अपन 10 ले आए 5 लाख रुपए के अपने कैफे के लिए, और सारे लगा दिए। ऐसा मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। रियल में ये जंबो कूलर की डीलर है, मैंने इनसे जंबो कूलर खरीदे हैं, बिल आ गया इनके यहाँ से, और इनको 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए मेरे यहाँ से। शाम को जाके 5 लाख रुपए में से 4.5 लाख रुपए कैश ले आया मैं इनसे, कैश दिए। ऑनलाइन थे, 5 लाख जाते हुए दिख रहे हैं, लाया क्या हूँ? कैश। 50,000 रुपए फर्जीवाड़ा करने की इनकी इनकम इन्होंने कर लिया आराम से। 50,000 मिल रहे हैं, 2 बिल बनाने के, कौन नहीं लेगा? अपने 4.5 लाख आ गए। अपने कोई कूलर वूलर रियल में आए नहीं है। रात को लग गई हमारे यहाँ पर आग, सारे कूलर जल के स्वाहा, पूरा कैफे जल के खत्म। 5 लाख रुपए कूलर का बिल ऑनलाइन भी है, हमारे पास भी है। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करा, पूरा कैफे जल गया है, पूरे इंटीरियर के पैसे दो, कूलर खरीदे थे 5 लाख रुपए दो, आ गए 5 लाख रुपए अपने। अपना 1 रुपया भी खर्च हुआ था क्या? अपने 50,000 रुपए खर्च हुए थे, पर 4.5 लाख, 5 लाख दे के 4.5 लाख तो आ गए थे अपने पास। 50,000 ही तो खर्च हुए थे, इंश्योरेंस कंपनी से और आ गए 5 लाख नए नए कूलर्स के। और अब इससे लाएंगे हम नए कूलर्स नए वाले कैफे के लिए। ऐसे पूरा इंटीरियर जला दिया, सारे इंटीरियर के पैसे मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, अब नया इंटीरियर आ जाएगा। सर ये तो धोखाधड़ी है। हाँ, ये बिजनेस है। क्या मेरी पिक्चर समझ में आ रही है क्या? दुकानदार अपनी दुकान में आग क्यों लगाता है, समझ में आ गया है ना, इसलिए लगाता है। सर पकड़ में नहीं आता क्या? शॉर्ट सर्किट नाम की एक चीज होती है,
वो कभी भी कहीं भी हो जाती है। दो तार भिड़े, तार पुराने हुए, आग लग गई। हमको क्या पता, हम तो थे ही नहीं। हम तो और खुद आग लगा के इंडिया से बाहर चला जाता, उससे 2 दिन पहले चला जाता, बोले 2 दिन बाद आग लगा देना। लगाने वाले आग लगा देते हैं, बोले मैं तो साहब इंडिया में था ही नहीं। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो ये इंश्योरेंस क्लेम का कंसेप्ट है। अब इंश्योरेंस क्लेम में टॉपिक्स कौन कौन से हमारे कोर्स में आ रहे हैं, आइए टॉपिक्स के नाम लिखते हैं प्लीज। टॉपिक्स: लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, आग लगती है तो क्या क्या नुकसान होगा जरा सोच के बताओ। पहला नुकसान, दुकान का माल जल गया। कपड़े की दुकान थी, सारे कपड़े जल गए, जो थोक थान वान पड़े थे वो जल गए, है ना। और क्या नुकसान हो सकता है कपड़े की दुकान में? आग लगी तो क्या क्या नुकसान होंगे जल्दी बताओ। असेट्स जलेंगी, एक तो स्टॉक जलेगा और असेट्स जलेंगी। असेट्स 3 होती है नॉर्मली: लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर विक्चर, सब जल गए। फर्नीचर पूरा जल गया, प्लांट एंड मशीन पूरे जल गए। प्लांट एंड मशीनरी क्या होंगे? कंप्यूटर होगा, जल गया। सीसीटीवी होगा, जल गया। लाइट पंखे होंगे, जल गए। कोई फ्रिज कूलर था, जल गया। एसी था, जल गया। यही तो होता है प्लांट एंड मशीनरी, सब जल गए। तो लैंड एंड बिल्डिंग में, ओ सॉरी, प्लांट फर्नीचर गया और प्लांट एंड मशीनरी गई। लैंड एंड बिल्डिंग, जो दुकान थी उस दुकान के अंदर आग लगती है। आग लगने के बाद दीवारें तड़क जाती है, दरारें आ जाती है, और इवन फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो आग बुझाने के लिए दीवार तोड़ डालते हैं। कुछ भी हो, आपकी वो दीवारें काम आने वाली अब नहीं है, वापस तोड़ के दोबारा बनेगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी गई। तो आपके पास एक तो स्टॉक का नुकसान होता है कि कपड़ा जल गया, एक फिक्स्ड असेट्स का नुकसान होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पिक्चर जल गए, और एक नुकसान होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो हम अगले कुछ समय में कमाते, वो अब नहीं कमा पाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं कमा पाएंगे? शॉप जल गई, शॉप को वापस उसी कंडीशन में आने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना लग जाएगा। 3 महीने मिनिमम मान के चले, 8 महीने तो मैक्सिमम मान के चले। भाई दुकान वापस बनेगी, वापस वही लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर पिक्चर, स्टॉक लाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो 3-4 महीने या 6 महीने जो आपकी दुकान बंद रही, उसमें में आप जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका भी नुकसान होना है। आप उस प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उत्तरी, ये तो कभी नहीं सुना हमने। यस, ये हमारे सिलेबस में है। लॉस ऑफ, हम जो प्रॉफिट कमाते आग नहीं लगती तब, आग लगने के बाद उस प्रॉफिट का हो गया नुकसान। मान लीजिए मैं महीने का 3 लाख रुपए कमाता हूं। महीने का 3 लाख बहुत कम अमाउंट होता है एक बिजनेसमैन के लिए, है ना। आप कोई सोचो, 3 लाख कुछ भी नहीं होता। 3 लाख, मैं महीने का 3 लाख रुपए कमाता हूँ। 6 महीने दुकान बंद रही, कितने का नुकसान हो गया भैया? 18 लाख का नुकसान हो गया। इस ड्यूरेशन में, इस 6 महीने के पीरियड में मैं अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को नहीं निकाल सकता। जो मेरे पास 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको निकाल दूं? नहीं निकाल सकता। तनख्वाह देनी पड़ेगी। दुकान का किराया, अगर दुकान किराए पे तो शायद किराया भी देना पड़ेगा। बिजली का मिनिमम बिल आएगा ही आएगा। तो खर्चे भी हो रहे हैं, तो खर्चे भी हो रहे हैं और कम सेल भी नहीं हो रही। नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट जो आप कमा सकते थे उसका नुकसान हो गया। ये प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। उत्तरी, आपने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, कल को अगर आग लग जाती है, दुकान बंद हो जाती है, तो जो प्रॉफिट हम नहीं कमा पाएंगे 18 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। अपन मजे से 6 महीने सोएंगे। कैसी रही है पॉलिसी? दिखने में अच्छी लग रही है, नुकसान दिखाता हूं अब तुम्हें। आग लगी नहीं, पिछले 6 साल से इंश्योरेंस कराए जा रहा हूं। पिछले 10 साल हो गए दुकान चलते, हर साल स्टॉक का भी नुकसान इंश्योरेंस करा लेता हूँ और प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस कराता हूँ। और ये तो सारे जनरल इंश्योरेंस है, दिया हुआ पैसा वापस भी नहीं आएगा। अब हर साल इंश्योरेंस करा लेता हूँ, आग लगती ही नहीं है साड़ी, तो काय का नुकसान? तो फायदा तो तब है जब आग लगे, और आग लगानी हमको आती है। बहुत लोगों में लगाई है हमने आग आपस में, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। 3 चीज का नुकसान: स्टॉक का,
फिक्स एसेट्स का और प्रॉफिट का। ये फिक्स एसेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी जो फर्नीचर जला, जो बिल्डिंग जली, जो प्लांट और मशीनरी जली, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में दो ही टॉपिक है, स्टॉक और प्रॉफिट। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? मैं चाहता तो शुरू की 2 मिनट में ही यहां पे ला सकता था आपको, पर घुमा घुमा के ला रहा हूं। पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस समझाया, फिर जनरल इंश्योरेंस समझाया, फिर इंश्योरेंस क्लेम के फायदे नुकसान समझाए, फिर इंश्योरेंस क्लेम दुकान में क्या क्या आग लगती है, कौन लगाता है, वो समझाया। और नुकसान 3 टाइप के हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नुकसान? आप ये दो तो जानते थे, पहला और आखिरी। तो ये बीच वाला नहीं सुना था कभी भी? ये भी होता है। प्रॉफिट का भी नुकसान का इंश्योरेंस होता है। तो हमारे सिलेबस में प्रॉफिट है और स्टॉक है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट और इंश्योरेंस क्लेम सेकंड। हम इस वीक में इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट पूरा पढ़ेंगे। इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट पूरा इस वीक में पढ़ने वाले, सेकंड फिर नेक्स्ट वीक में कवर अप करेंगे। चलिए सब शुरुआत करते हैं। इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक और नाम है कॉन्सिक्वेंटल लॉस। कॉन्सिक्वेंटल लॉस, कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी लिख लीजिए। चले, 2 टॉपिक है। हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम लॉस ऑफ स्टॉक। कॉन्सिक्वेंटल लॉस बाद में पढ़ेंगे, वो लेंथी है। कर दूं शुरू? हेडिंग डालिए, लॉस ऑफ। ये लिखा गया आपने? एक मिनट रुको, ये लिखा गया 3 तरह के लॉस होते हैं। हाँ लिखो, 3 तरह के लॉस होते हैं, पता तो होना चाहिए, भूल जाओगे फिर बाद में। स्टॉक का लॉस होता है, फिक्स एसेट्स का प्रॉफिट का होता है, और फिक्स एसेट्स का होता है। फिक्स एसेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। फिक्स एसेट वाले क्या क्रॉस लगा लो, छोटा सा, सिलेबस में नहीं है ना। थोड़ा खुला खुला लिखो प्लीज। करें शुरू। लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का नुकसान। हाँ जी, मैं रात को सो रहा था, दरवाजे की घंटी बजी, भैया आग लग गई है। कहाँ? बोले आपकी दुकान में। मन का लगने दो, मन का लगने दो। बोले बहुत जोर की लगी है, सब जल गया। मन का जलने दो, कृपया नींद खराब मत करो। बोले क्यों? बोले निपट लेंगे, पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी वाले और फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे अपने आप। बोले फायर ब्रिगेड को तो बुलाओ। मन का जिसके पड़ोसी की दुकान वो बुलाए, अपन क्यों बुलाए? अपन क्यों बुलाए? बढ़िया है, पुराना माल सारा जल जाएगा, पैसा मिलेगा। और फिर हम पुराना लाएंगे या नया? नया ही लाएंगे उस पैसे से। तो पुराना तो कहां से मिलाएंगे? तो डेड स्टॉक सारा निकल जाएगा, एक रात में पूरी दुकान का माल बिक जाएगा। अब सब अगले दिन सुबह पहुंचे, अंगड़ाई लेते हैं मजे से। हाँ, कितना नुकसान हुआ है, माना बढ़िया दुनिया रो रही है, अपन हंस रहे। इंश्योरेंस कंपनी वाला आया वैल्यूएशन करने वाला। हाँ जी, दुकान में क्या क्या था? मन का देख लो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? बोले राख है, कचरा है, पानी है, और कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं बताऊंगा कितना माल था। अब क्या हुआ साहब, जरा ध्यान समझिएगा। मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यस्टरडे नाइट, डेट ऑफ फायर। फायर की जिस दिन आग लगी उस रात का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए अपने को, कितना दुकान में माल पड़ा था, यही तो चाहिए। वो इंश्योरेंस कंपनी वाला पूछ रहे कितने का नुकसान हो गया। मैंने कल रात को जितने का माल पड़ा था उतने का नुकसान हो गया। अब इसके लिए बोले भाई खाते लाओ। मन का गए, बुक्स ऑफ अकाउंट चल गई। बोले कंप्यूटर। मन का गया, वो भी है ना। बोले बुक्स ऑफ अकाउंट का हिसाब किताब। मन का थोड़ा बहुत याद है, थोड़े बहुत बिल पड़े, थोड़ा बहुत ऑनलाइन पड़ा हुआ है, मेल वेल पे निकाल लूंगा। मेल तो सिर्फ है ना, दूसरे कंप्यूटर में खोल लेंगे, मेल में क्या दिक्कत है। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों?
ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, याद दिलाऊंगा आपको। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है, आता है क्या? ये ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा, डेट सुनिएगा। 1 अप्रैल साल का शुरू से लेकर 31 मार्च नहीं, डेट ऑफ फायर की रात तक का तो चाहिए, तो फायर की रात तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तभी तो क्लोजिंग स्टॉक फायर की रात तक आएगा। 31 मार्च तक का, 31 मार्च तक का आएगा, फायर तक की रात तक का बनाना है। जनरली हमने पढ़ा है कि ट्रेडिंग पीरियड 1 साल के बनते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, बनते हैं ना, पर ये फॉर द ईयर एंडिंग तो नहीं है, ये तो बीच का ही है कहीं का, है ना। 1 अप्रैल शुरू हो सकता है जून जुलाई तक का जो जमाग लगी हो। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसका नाम रखते हैं हम MTA, MTA, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम नाम क्यों रखा, 2 कारण है। पहला कारण ट्रेडिंग अकाउंट का बनता है पूरे साल का, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेट ऑफ फायर तक का, ठीक है ना। दूसरा, इसमें आने वाली चीजें मेमोरी है, याददाश्ती के बेसिस पे है, क्योंकि वही खाते स्वाहा, कंप्यूटर भी गया। तो इसमें आने वाले फिगर्स कैसे हैं बच्चों, मेमोरेंडम है, याददाश्ती है, केवल और केवल हमारी मेमोरी के हिसाब से आ रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक का बनेगा, 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर, और 1 जनवरी साल शुरू होता तो 1 जनवरी से डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर तक का बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके नोट्स में लिखूंगा, अभी कुछ नहीं लिखना प्लीज। अब आज तक आपने क्या पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी बैलेंसिंग फिगर आता है, यही पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट। आज 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 क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आएगा, तो यही तो नहीं पता। जीपी की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, 10%, 20%, 30%, 15% क्वेश्चन में गिवन होगी। अब ये जीपी की रेट मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, तो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी की रेट देखनी होगी कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाते हैं। भाई जीपी मान लो सेल्स पे 20% कमाता हूं, तो इस साल भी सेल्स पे 20% निकाल लेंगे, तो जीपी की रेट पिछले साल से उठा लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जीपी की रेट की बात हुई। अभी क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मान लीजिए कल रात को मेरी दुकान में माल पड़ा था 2,10,000 का। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहूंगा भाई कल रात को 2,10,000 का माल था, ये ले क्लेम पास कर दे। इंश्योरेंस कंपनी वाला कहेगा अरे भाई साहब रुको, 10,000 का माल तो ये पड़ा, मतलब ये किसने बचा दिया? बोले फायर ब्रिगेड वाले थे, आंख में से खींच लाए। मतलब गीला हो गया होगा तो खराब हो गया, बोले नहीं साबुत बचा लिया इन्होंने। मना तो बोले इस 2 में से सेफ्टी स्टॉक जो सेफ कर लिया ये माइनस कर लो, बच गया तो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो जितना नुकसान होती है ना, जितना नुकसान होगा उतना ही क्लेम पास, उतना ही कवर करती है। मैंने कहा ठीक है, तो 2,10,000 रुपए जो क्लोजिंग स्टॉक कल रात का था, इसमें से लॉस कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस जितना क्या कर लिया आपने, सेव कर लिया, सेव कर लिया, बचा लिया। 10,000 का माल बचा लिया तो क्लेम तो 2 लाख का ही करोगे ना। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? पक्का से? ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। एक लास्ट स्टेप और। अब हुआ क्या, जरा मजेदार बात सुनना। जिस आग नहीं लगी थी साल के शुरुआत में, मैंने इंश्योरेंस वाले को बुलाया, मैंने कहा हमारी दुकान का इंश्योरेंस कर जाओ, फायर इंश्योरेंस। वो आया, है ना, मैंने कितने रुपए लगेंगे? बोले साहब दुकान देखनी पड़ेगी, बड़ी दुकान, बड़ा ज्यादा माल, ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि नुकसान भी बड़ा ही होगा ना। छोटी दुकान, छोटा माल, छोटा इंश्योरेंस प्रीमियम। उसको मैंने बुला लिया, मैंने कहा देख कितना माल है ना। तो उस दुकान ने क्या किया, समझने की कोशिश करेंगे। उसने मेरी दुकान का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, निरीक्षण करके आ गया, है ना, और बोलता है आपकी दुकान में 5 लाख का माल है, 5 लाख रुपए गुड्स है, और मुझे इसका इंश्योरेंस करना है, तो मैं आपसे 50,000 रुपए प्रीमियम चार्ज करूंगा। ये उसने बोल दिया। अमाउंट कम कर लेता हूं, आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो। 5,000 रुपए प्रीमियम चार्ज करूंगा, उसने मेरे को बोल दिया। मैंने मेरे पास नहीं है 5,000 रुपए, तू तो एक काम कर,
मेरे पास 2000 रुपए और इतने का इंश्योरेंस कर दे, है ना। बोले अगर आप मुझे 2000 रुपए दोगे तो मैं इसमें 2 लाख का ही इंश्योरेंस करूंगा, कल को अगर आग लग जाए तो बोलना मत कि 5 लाख दो, है ना, जितना प्रीमियम करोगे उतना ही तो क्लेम पास करूंगा, ठीक है कर दे। अपन ने उसको 2000 रुपए दिए, उसने बोला कितने का था, 5000 में 5 लाख का इंश्योरेंस, मैंने कहा 2 लाख 2000 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस दे दिए, इंश्योरेंस हो गया। अब मजे की बात सुनना, आग लग गई, मामला 1,10,000 का, और उसमें से 10,000 का सेव कर लिया, नुकसान हुआ 2 लाख का, लॉस तो इतने का ही हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में से सेव कर लिया ना, लॉस हुआ 2 लाख का। अपन हंस रहे हैं बैठे बैठे, अरे 2 लाख का तो अपना पूरा इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम पास हो जाएगा। मैंने इंश्योरेंस वाले को बुलाया, मैंने कहा 2 लाख का माल जल गया, 2 लाख रुपए भिजवा दियो। इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलता है बैठो, मैंने बोल, बोले मैंने उस दिन बोला था 5,000 रुपए दो, 5 लाख का इंश्योरेंस कराओ, आपने स्मार्टनेस दिखाई और आपने केवल 40% हिस्सा का इंश्योरेंस कराया। 40% कहां से आ गया, 2 लाख, 2000 अपॉन 5000, या 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 कर लिया, 40% हिस्से का ही आपने इंश्योरेंस कराया। 40% समझ में आ रहा है हल्का सा। तो आज मैं भी क्लेम 40% का ही करूंगा। मैंने क्यों बे, बात हुई थी 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख का इंश्योरेंस कराया है, तो पूरे 2 लाख रुपए दे, 2000 रुपए दिए तो थे तेरे को क्लेम के। बोले भाई साहब अब एक बात बताओ, जो ये माल जला है और ये नहीं जला, 5 लाख का माल था आपकी दुकान में, 2 लाख का जल गया, आप कैसे कह सकते हो मैंने जिसका इंश्योरेंस करा था वो जला है? ये जो 3 लाख का बच गया ना, ये है मेरा वाला, तो मैंने इसका इंश्योरेंस किया, तो मैं तो नहीं दे रहा कुछ भी। कुछ बात समझ आ रही है भाई? ये 2 लाख का माल जो जल गया और ये 3 लाख का माल जो नहीं जला, इंश्योरेंस किया था आपने 5 लाख में से 2 लाख का, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं ये 2 लाख का जो जला है ना, ये यही वाला इंश्योरेंस वाला है, वो क्लेम कंपनी वाला ये भी तो कहता है ये 2 लाख का जो नहीं जला ना, इसमें है 2 लाख मेरा, मैंने तो इसका इंश्योरेंस किया था। तो बोले एक काम करते हैं, आपने उस दिन स्मार्टनेस दिखाई थी, क्या स्मार्टनेस दिखाई थी कि आपने उस दिन 5 लाख के माल में से इंश्योरेंस कराया था 2 लाख का, यानी 40%। तो आज जब 2 लाख का माल जला है तो मैं इस 2 लाख में से 80 का ही क्लेम पास करूंगा। अनुपातिक कैलकुलेशन समझ में आ रही है किसी? भाई 2 लाख का आपने 5 लाख में से, उस दिन मैंने कहा था 5 लाख में से 5 लाख का इंश्योरेंस कराओ, 5 लाख का इंश्योरेंस कराते, आज जितना जलता पूरे का क्लेम मैं पास करता, पक्का करता। लेकिन आप उस दिन आपने 40% हिस्से का इंश्योरेंस कराया, तो आज जला है उसमें भी मैं 40% ही पैसा दूंगा। क्या ये पिक्चर समझ में आ रही है क्या? प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना, इसको बोलते हैं अनुपातिक कैलकुलेशन करना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस पूरी कहानी के नोट्स बनाते हैं, आइए समझते हैं। उठाइए अपनी बुक कॉपी, देखिए इस क्वेश्चन का मेन आंसर होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। वापस सुनिएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनता है? साल की फर्स्ट डेट से लेकर डेट ऑफ फायर तक का। उस डेट ऑफ फायर का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको। उस क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए जीपी की रेट पता होनी चाहिए, तभी तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। जीपी की रेट अगर नहीं दे रखी तो कहां से आएगी? पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको हमेशा चेक करना होता है क्वेश्चन में जीपी की रेट गिवन है या नहीं। तो नोट्स में लिखिएगा, नोट्स बना रहे हैं हम इसके। स्टेप नंबर 1, इफ जीपी रेट नॉट गिवन, खुला खुला लिखिएगा प्लीज, आपको बनाना पड़ेगा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ ट्रेडिंग लिखा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग लिखा है, मैंने बोर्ड पे ट्रेडिंग लिखा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट है लास्ट ईयर का, पिछले साल वाला। पिछले साल का तो पूरे का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं आई बात समझ में? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये मेरा करंट ईयर, ये 1 अप्रैल,
ये 31 मार्च, ये डेट ऑफ फायर। तो अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा हमारा, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो इतने ईयर का बनेगा। पर इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए जीपी की रेट पता होनी चाहिए। अगर जीपी की रेट पता नहीं है तो पिछले पूरा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। जो ट्रेडिंग बनता है वो पिछले साल का पूरा बनता है। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल कहाँ से आएगा? जल गया, ये तो जल गया तो क्या इसकी कॉपीज नहीं होंगी क्या आपके पास? होंगी, बहुत सारी जगह इसकी अपनी चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ इसकी कॉपी जमा होती है, शेयर मार्केट में इसकी कॉपी जमा होती है, बैंक में इसकी कॉपी जमा होती है, ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, उसकी कॉपी होगी आपके पास, है ना। तो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट फुल ईयर, लास्ट फुल ईयर, फुल ईयर मैंने चला के लिखा है, पिछले पूरे साल का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। काई के लिए? फॉर जीपी की रेट के लिए, नीचे में लिखना फॉर जीपी रेट। स्टेप नंबर 2, अब बनेगा प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, अगर जीपी की रेट दी हुई हो तो डायरेक्ट एमटीए बनेगा, टीए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर टीए की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, फिर तो डायरेक्ट एमटीए से कहानी शुरू हो जाएगी। प्रिपेयर कब तक का? अप टू कब तक का बना तक का? डेट ऑफ फायर तक का, अप टू द डेट ऑफ फायर, फायर की डेट तक का बनेगा। इससे निकल के आता है जीपी की रेट या क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। इससे लिख लीजिएगा लाइन चेंज करके, फॉर क्लोजिंग स्टॉक। मैं जहां लाइन बदलता हूं आप भी लाइन बदला करो, है ना। ऊपर वाले से क्या निकलेगा? जीपी की रेट, इससे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर जीपी की रेट दे रखी हो तो फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट होंगे, डायरेक्ट एमटी आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 रुपए। क्या क्लेम 2,10 का पास होगा या जो सेफ्टी बचा लिया वो माइनस कर देंगे? जो बचा लिया वो माइनस कर देंगे, है ना। लॉस ऑफ स्टॉक, एक सेकंड बोर्ड पे प्लीज सभी लोग देखें, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। लॉस ऑफ स्टॉक कितने का रियल में नुकसान हुआ है? बोले कल रात को जो दुकान में माल पड़ा था ना, उसमें से माइनस कर दीजिए सेफ एंड साल्वेज। सेफ एंड साल्वेज ये क्या होता है? सभी लोग प्लीज ध्यान से ध्यान से ध्यान से। लॉस ऑफ स्टॉक, कल रात को जितने का माल जला था उसमें से सेफ और साल्वेज माइनस कर दीजिए। फोकस करेंगे, सेफ और साल्वेज बता दूं। दुकान में रात को माल कितने का? 2,10, 10,000 रुपए का माल सेव कर लिया, फायर ब्रिगेड वालों ने बचा के रख लिया, तो नुकसान हुआ 2 लाख का। अब हुआ जब आग लग गई ना, तो जो कचरा पड़ा था, मलबा पड़ा था, वो मलबा कबाड़ी लेने आ गया, और उसमें से कुछ लोहे की चीजें, कुछ प्लास्टिक की जली चीजें, कुछ लकड़ी की आधी जली हुई चीजें, खराब हुई चीजें, कुछ गीला लकड़ी का मटेरियल, वो कबाड़ी उठा के ले जा रहा था। मन गया इधर आ, पैसे देके जा इसके। कबाड़ी कुछ पैसे देके जाता है क्या? यस, वो भी कुछ पैसे देके चला गया। कबाड़ी मेरे को 5,000 रुपए दे गया उस सारे सामान के, 5,000 रुपीज। तो अपना नेट नुकसान कितने का हुआ? 195। ये समझ में आ रहा है क्या? 2,10 में से क्लोजिंग स्टॉक 2,10 में सेव कर लिया, 10,000 का ये पड़ा, और साल्वेज वो दे गया मेरे को 5,000। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है अब 2 लाख नहीं देंगे, नहीं तो तेरे को 5,000 का फायदा हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को रिमेनिंग जितना मेरा नेट नुकसान हुआ है 195 ही देगी। बोले 10 का ये पड़ा, फायर ब्रिगेड वालों ने बचा लिया, 5 का तेरे को कबाड़ी दे गया, माल था 2,10 का, तो 10 छठते 195, 1,95,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी मेरा लॉस ऑफ स्टॉक मानेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सेफ का मतलब जो बचा लिया, साल्वेज का मतलब जो कबाड़ी वैल्यू दे करके
जा रहा है। साल्वेज का मतलब लिख लो कबाड़ी वैल्यू। इस क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखना कल रात को कितने का माल पड़ा था हमारी दुकान में, 210। सेफ कर लिया 10,000 का और कबाड़ी ले गया 10 और छोड़ दो 15, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना मानेंगे, 1,95,000 रुपए। हार्ड तो नहीं लग रहा? 2-3 लाइन गैप छोड़ता हूं और एक फॉर्मेट बनाता हूं, लगभग 4 लाइन की लेंथ के लिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना। हेडिंग डाली ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, एक मिनट, लास्ट फुल ईयर लिख लूं, लफड़ा ही नहीं होगा, लास्ट फुल ईयर। इस ट्रेडिंग अकाउंट में इधर जीपी था और इधर सेल्स थी। मान लेते हैं जीपी 12,000 रुपए, सेल्स 50,000 रुपए। बाकी चीजें भी होंगी, मेरे को इन दो से मतलब है तो मैं ये दो ही लिख रहा हूं, है ना। इस लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को किस चीज के लिए बनाते हैं, फॉर जीपी की रेट। तो जीपी की रेट कैसे निकलती है, जीपी परसेंटेज बराबर जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी कितना 12,000, सेल्स कितनी 50,000 इंटू 100, 24% ऑफ सेल्स। ये जीपी की रेट निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं पिछले साल का। ये जीपी की रेट क्वेश्चन दे दे तो हम नहीं बनाएंगे अकाउंट, ठीक है। बनाओ फटाफट फटाफट जल्दी से, थोड़ा खुला खुला लिखो। इसे ये क्या कर दिया छोटा सा, जरा यहाँ तक लिख देना, खुला लिखें, साफ सुथरा लिखें। इसके बाद 2 लाइन छोड़ के बनाना है एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, वही 4-5 लाइन लेंथ के लिए, बाय सेल्स मान लेते हैं 4 लाख रुपए। कब तक का बनेगा ये, टू डेट ऑफ फायर तक का बनेगा। टू जीपी, जीपी की रेट बताओ, 24% ऑफ 4 लाख। हाँ जी 4 लाख का 24%, 96, चेक करो। $96,000 जीपी निकल गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आएगा। सर यहाँ परचेज ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं होंगे क्या, सब है, मैं केवल वो चीज दिखा रहा हूं जो मेरे काम की है। और ये क्लोजिंग स्टॉक को मान लेते हैं कल को हमारे यहाँ बचा 2,10,000। यही निकालना था कल रात को कितने का माल था। है इधर की चीजें, ऐसा नहीं है नहीं है सर 2-10 तो बैठ ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे इमेजिनरी फिगर्स लेके चल रहा हूँ, है ना। और इस 2-10 के बाद आप क्या करोगे, देखो अगर क्वेश्चन में जीपी की रेट नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ पिछले साल का, उस जीपी की रेट को मेमोरेंडम ट्रेडिंग में लगा करके क्लोजिंग स्टॉक निकालो, क्लोजिंग स्टॉक में से सेफ और साल्वेज हटा करके लॉस ऑफ स्टॉक निकालो। ये समझ में आ रहा है क्या,
आ रहा है क्या? तो स्टेप 1 जीपी की रेट नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप 2 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकालना, स्टेप 3 लॉस ऑफ स्टॉक निकालना। इसके बाद चौथी स्टेप आती है, वो अगर आपने इंश्योरेंस कम का कराया था ना शाणे बन के, उसके बारे में बात कल की क्लास में करी जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए जुड़े हैं लेखा कॉमर्स क्लासेस से तो फोन नंबर नोट कर लीजिए 9983912345। क्लास की सभी समस्याओं का समाधान। जब इस क्लास को ऑनलाइन देखें तो प्लीज ईयरफोन का यूज जरूर करें, ईयरफोन का यूज जरूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।